नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बजट सत्र को नहीं मिली है राज्यपाल की मंजूरी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रस्तावित है। इस बजट सत्र की मंजूरी अब तक राज्यपाल की ओर से नहीं मिली है। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इन दिनों राज्य से बाहर हैं। कहा जा रहा है कि 13 व 14 फरवरी को वाराणसी लौट सकते हैं। राज्यपाल के लौटने के बाद ही बजट सत्र बुलाए जाने की संबंधी अधिसूचना जारी होगी, तब बजट सत्र आहूत होगा। गौरतलब है कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिला। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 16 फरवरी को चंपई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इस बजट सत्र में विधायक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही क्योंकि बजट सत्र में कई तरह के प्रश्न किए जाते हैं। तारांकित, अल्पसूचित व अन्य तारांकित प्रश्न पूछने के लिए झारखंड विधानसभा की कार्यपालिका नियमावली में कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। विधानसभा सचिवालय को विधायकों से सत्र की पहली बैठक से कम 14 दिन पूर्व तारांकित प्रश्न प्राप्त हो जाना चाहिए। इसलिए राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत करने संबंधी अधिसूचना कम से कम 15 दिन पूर्व जारी हो जानी चाहिए। इस शर्त के अनुसार अगर बजट सत्र 23 फरवरी से प्रस्तावित है तो इसकी अधिसूचना 9 फरवरी को जारी हो जानी चाहिए थी, जो इस बार नहीं हो सकी है। झारखंड में 12 फरवरी से बारिश, वज्रपात की भी संभावना, बढ़ेगी सर्दी। झारखंड में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद है। रांची समेत पूरे राज्य में 12 फरवरी को बारिश होने के आसार है। इस दौरान वज्रपात और हवा चलने की भी संभावना है। 11 फरवरी से आसमान में बादल छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण राज्य में एक बार फिर से बारिश के आसार दिख रहे हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरने और न्यूनतम तापमान बढ़ने के आसार है, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा होगा। मौसम विभाग के अनुसार 12 फरवरी को राज्य के पश्चिम पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के अलावा मध्य में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में कहीं कहीं हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। संथाल समाज ने कहा, हेमंत सोरेन की रिहाई तक नहीं मनाएंगे कोई पर्व। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में गिरिडीह के आदिवासी समुदाय के लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। संथाल समाज की बैठक में कहा गया कि जब तक हेमंत की रिहाई नहीं हो जाती, आदिवासी समाज में कोई सामूहिक उत्सव नहीं होगा। बैठक में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिम्मत देने के लिए समाज ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही हर रविवार को सामूहिक उपवास रखा जाएगा। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की रिहाई तक प्रत्येक रविवार को नगाड़ा बजाया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ मांझी थान में पूजा अर्चना की जाएगी। ट्रेलर ने 2 लोगों को रौंदा, दोनों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बीते शनिवार देर रात को बिंदाडी गांव से सटे डांगापाड़ा महेशपुर मुख्य सड़क में पत्थर लोड एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने 2 लोगों को रौंद डाला। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बिंदाडी गांव के रहने वाले 25 वर्षीय देबू सोरेन और 45 वर्षीय रामेश्वर मरांडी सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान शहर ग्राम की ओर से पत्थर लोड ट्रेलर तेज रफ्तार से हिरनपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और दोनों व्यक्तियों को रौंदते हुए एक पक्की नाली में घुस गया। इस सड़क हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने रात भर सड़क जाम कर दिया। सुबह में भी सड़क जाम रही। वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। रविवार की सुबह घटनास्थल पर बीडीओ दिलीप टुडू सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वासन देने के बाद सड़क जाम हटाया गया। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोना जोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया। इस बाबत बीडीओ दिलीप टुडू ने बताया कि मृतकों के परिजनों को पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीणों को आश्वासन देकर सड़क जाम को मुक्त करा दिया गया। पेटीएम पर बाइक सवार से 500 रुपये घूस लेना पड़ा भारी, सिपाही निलंबित और एएसआई को शौकेज। जमशेदपुर में जांच के नाम पर लोगों को परेशान करने और रुपए की वसूली मामले को लेकर यातायात पुलिस हमेशा चर्चा में रहती है। चेकिंग पॉइंट पर अगर रोक लिए गए तो कुछ न कुछ कमी निकाल कर लोगों को परेशान करने लगते हैं। 50 रुपये भी लेने से संकोच नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मानगो यातायात थाना क्षेत्र का आया है। शनिवार को सिपाही पंकज कुमार यादव ने बाइक सवार से 500 रुपये वसूली कर ली। वे भी नगद नहीं बल्कि पेटीएम से रुपए लिए। विरोध पर उसने वाहन सवार को डराया धमकाया। मामले की शिकायत एसएसपी तक पहुंची। शिकायत की जांच डीएसपी संजय कुमार सिंह से एसएसपी ने कराई। आरोप को सत्य पाया गया। जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। वहीं सहायक अवर निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इससे पहले एसएसपी ने जुगसलाई में सब इंस्पेक्टर और 2 टाइगर मोबाइल जवान को निलंबित किया था। पुलिसकर्मियों ने बाइक सवारों की पिटाई कर दी थी। एसएसपी प्रभात कुमार के कार्यकाल में गोविंदपुर में यातायात थाना के एएसआई को वृद्ध महिला से 50 रुपये लेने के आरोप में निलंबित किया था। टाटानगर स्टेशन रोड महुआ गली के पास जुगसलाई यातायात थाना की पुलिस उड़ीसा और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वाहन सवारों को चेकिंग के नाम पर परेशान करते हैं और रुपए की वसूली करते हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे धीरज साहू, बीएमडब्ल्यू कार को लेकर होगी पूछताछ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं, जहां एक तरफ ईडी ने धीरज साहू को बीएमडब्ल्यू के कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी ने धीरज साहू को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कांग्रेस सांसद दोपहर करीब 3 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि 10 फरवरी की सुबह 11 बजे दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। 10 फरवरी को धीरज साहू ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे करीब 11 घंटे पूछताछ हुई। शनिवार देर रात ईडी दफ्तर से निकलकर मीडिया के सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि यह पूछताछ बीएमडब्ल्यू के बारे में था, जो कोई मामला ही नहीं है। कार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की नहीं है या किसी और की है, इसी को लेकर जांच की जा रही है। धीरज साहू से जब मीडिया ने सवाल किया कि बीएमडब्ल्यू उनकी है, तो उन्होंने कहा यह झूठ है, वह मेरी कार नहीं है। बता दें कि अभी तक ईडी को सभी सवालों के जवाब नहीं मिली है। पूर्व सीएम से धीरज साहू के संबंध के बारे में भी कोई बयान अब तक नहीं आ पाया है। गौरतलब है कि ईडी धीरज साहू से हेमंत सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और पिछले महीने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी के दौरान जब्त की गई एक लग्जरी कार के संबंध पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करना चाहती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 3 साल से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी करेंगे मैट्रिक परीक्षा की कॉपी की जांच। झारखंड के हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिनियम के अनुरूप उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है। इससे पूर्व में भी आवश्यकता अनुसार 3 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। इसके लिए विभाग से अनुमति ली गई थी। राज्य में पिछले वर्ष हाई स्कूल में लगभग 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसमें से 3400 शिक्षकों की नियुक्ति मई में हुई थी। राज्य के हाई स्कूल में लगभग 25000 शिक्षकों के पद सृजित है। इनमें से लगभग 10000 पद खाली है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पूर्व उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पूरा करने की तैयारी है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 26 फरवरी को समाप्त होगी। इस दौरान जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा व वोकेशनल विषयों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन परीक्षा समाप्त होने से पहले शुरू हो जाएगी, जबकि अन्य विषयों के कॉपियों का मूल्यांकन मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मार्च अंत तक मूल्यांकन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैट्रिक व इंटर दोनों परीक्षा का रिजल्ट 10 जून तक जारी हो जाने की संभावना है। राज्य में मैट्रिक इंटर की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का निर्णय। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टार्टअप उप समिति की बैठक में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में फेस्ट लगाकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। फेयर में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए सेमिनार के आयोजन की बात भी कही गई है। बैठक के दौरान स्टार्टअप में निवेश करने के लिए निवेशकों के साथ बैठक कर जोर दिया गया। इसके लिए सरकार से सहयोग लेने की बात कही गई है। उक्त समिति के सदस्यों ने चैम्बर को इस दिशा में आगे बढ़कर पहल करने का आग्रह किया। उनके प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज को प्रमोट करने में सहयोग का भी आग्रह किया गया है। स्टार्टअप उद्यमियों की सुविधा के लिए चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री और महासचिव परेश गट्टानी ने संयुक्त रूप से जल्द ही सभी स्टार्टअप उद्यमियों की एक बैठक कराने की बात कही है। ये बैठक सरकार और एमएसएमई के साथ कराने की बात कही गई है। इसमें सभी स्टार्टअप कंपनियों की समस्याएं साझा होगी और उनकी समस्याओं का निदान होने की बात कही गई है। चैम्बर अध्यक्ष ने स्टार्टअप उद्यमियों को चैम्बर की वेबसाइट पर निःशुल्क विज्ञापन देकर उन्हें प्रमोट करने की बात कही है। यह भी आश्वस्त किया कि सभी संबंधित संस्थाओं को साथ लेकर उनके सहयोग से भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। परीक्षा एजेंसी के कर्मियों ने लीक किया जेएसएससी सीजीएल का पेपर, पूछताछ जारी। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी की टीम ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 लोग चेन्नई से गिरफ्तार हुए हैं। 9 युवक परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला कि परीक्षा एजेंसी से ही पेपर लीक हुआ है। एजेंसी के कर्मियों द्वारा ही पेपर लीक किया गया था। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ में पता चला कि एक को रांची में जेएसएससी के साथ कोऑर्डिनेटर
इंफॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं दूसरे को चेन्नई स्थित परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फो से समन्वय बनाना था। पेपर लीक होने के बाद 3 फरवरी को दोनों कर्मचारी चेन्नई चले गए थे। बता दें कि जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कोई भी JSSC के कर्मचारी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र को वायरल करने का काम किया था। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसा कर लाभ लेने का प्रयास किया गया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में 6 अन्य संदिग्ध को भी पूछताछ के लिए लाया गया है। इस मामले में रांची के जोनल IG के आवासीय कार्यालय में 8 फरवरी को JSSC के अन्य पदाधिकारियों से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद JSSC के अफसरों ने SIT के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बताया गया कि 8 फरवरी को संबंधित पदाधिकारियों को जोनल IG कार्यालय बुलाया गया था। धनबाद में अपराधियों का तांडव, घर से लूटे 10 लाख रुपए। धनबाद में अपराधियों ने शनिवार देर शाम बंगला भाषा उन्नयन समिति के संस्थापक बेंगू ठाकुर के घर पर लूटपाट की है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों के हाथ पैर बांध दिए और उनके साथ मारपीट भी की, फिर लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। घटना बलियापुर थाना के सिंदूरपुर इलाके की है। घर वाले के मुताबिक अपराधी 6 की संख्या में थे। सभी ने नकाब पहन रखा था और उनके हाथों में हथियार थे। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 1.5 घंटे तक घर में तांडव मचाया, फिर घर से करीब 10 लाख रुपए लूट कर भाग गए। पुलिस शनिवार रात से ही मामले की जांच कर रही है। अभी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता दें कि बेंगू ठाकुर धनबाद के पूर्व सांसद रीता वर्मा के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर राज्य के विकास की गति को अवरोध करने का काम किया है, लेकिन झामुमो गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को गढ़वा में आयोजित अबुआ आवास योजना के तहत लाभुक के बीच स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गढ़वा, पलामू व लातेहार के अबुआ आवास के लाभुक के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। यह पूरे राज्य की जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में सड़क, सिंचाई, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता त्राहिमाम कर रही थी। जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो जल, जंगल और जमीन को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने रोजी रोटी और कपड़ा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, लेकिन भाजपा को यह बात हजम नहीं हुई और सरकार गिराने के लिए तिगड़मबाजी शुरू कर दी। भाजपा ने ED और CBI का भय दिखाकर हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया और जेल भेज दिया, लेकिन आदिवासी मूलवासी कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक 20 लाख गरीबों को अबुआ आवास का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के 21 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली मुक्त दी है। अब इसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। इस योजना से अब 30 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। रांची में तैनात 14 पुलिस पदाधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। राजधानी रांची में एक बार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजधानी के 14 इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाया गया है। सभी के नाम और पद के साथ आदेश जारी करते हुए लिखा गया कि इन पुलिस पदाधिकारियों को उनके तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि अविलंब नए पद पर योगदान देंगे। अलग अलग थानों के प्रभारी बनाए जाने वाले सभी पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर थे और वर्तमान में रांची पुलिस केंद्र में पदस्थापित थे। इस ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद 14 थाने कांके, अरगोड़ा, खिलारी, नामकुम, ध्रुवा, सुखदेवनगर, टाटी सिलवे, डेली मार्केट, रातू, जगन्नाथपुर, चुटिया, जगन्नाथपुर यातायात, गोंदा और तमाड़ अंचल को नए थानेदार मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर जल्द नियुक्ति करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के तहत आयोजित जिला जज प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फुल कोर्ट के 23 मार्च 2023 के प्रस्ताव को नियमों के विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया है। फुल कोर्ट ने इस प्रस्ताव से नियम में बदलाव करते हुए साक्षात्कार में 30% से बढ़ाकर 50% अंक लाने का मापदंड तय किया गया था। साथ ही खंडपीठ ने 9 रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुत करना ही नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मापदंड में बदलाव करने की अनुमति देता है। यह उक्त प्रावधान का उचित प्रदर्शन नहीं है। खंडपीठ की राय में उक्त नियम विशिष्ट मामलों में हाईकोर्ट प्रशासन को अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करके किसी विशेष स्थिति में अभ्यर्थी
अभ्यर्थी की उपयुक्तता व पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मापदंडों से हटकर व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता है। हाईकोर्ट उन अभ्यर्थियों के लिए सिफारिश करे जो योग्यता या चयन सूची के अनुसार सफल हुए हैं। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से बताया गया था कि सभी प्रार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण पाए गए हैं। इसके बावजूद हाईकोर्ट द्वारा नियमों की अनदेखी कर उन्हें नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। ऐसा किया जाना स्पष्ट व प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति नियमावली 2001 के नियम 22 का घोर उल्लंघन है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी सुनील कुमार पांडे व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की गई थी। धनबाद लोकसभा सीट पर आधा दर्जन कांग्रेसियों ने ठोका दावा। लोकसभा चुनाव में करीब महीने का समय शेष रह गया है। ऐसे में धनबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेसियों की दावेदारी शुरू हो गई है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सह सचिव शमशेर आलम ने पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह को आवेदन देकर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि पूर्व जीप सदस्य सह झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने जिला अध्यक्ष के आवास पर मिलकर धनबाद लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, अजय दुबे व विजय सिंह ने भी मौखिक रूप से धनबाद में अपनी दावेदारी पेश की है। सूचना के मुताबिक दावेदारों की फहरिस्त समय के साथ साथ और लंबी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री अमूल्य नीरज खालको ने धनबाद समेत सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर संबंधित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3 योग्य पार्टी नेताओं की सूची 11 फरवरी तक सीलबंद लिफाफे में प्रवेश कर कार्यालय को भेजने को कहा था। रविवार को जिला अध्यक्ष संतोष सिंह 3 नेताओं के नाम सीलबंद लिफाफे में प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। गौरतलब है कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस धनबाद में दूसरे नंबर पर रही है। 36.29 करोड़ से बनना था क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, एस्टीमेट बढ़कर हुआ 76 करोड़। रिम्स परिसर में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भवन 36.29 करोड़ में बनना था, लेकिन इसका एस्टीमेट बढ़कर अब 76 करोड़ के करीब पहुंच गया है। फिर से इसका डीपीआर बनाया गया है। इसमें पुनरीक्षित प्रकलन राशि के रूप में 39.50 करोड़ रुपए जोड़े गए हैं। ज्ञात हो कि बिल्डिंग का 80% काम पूरा हो गया है, 20% काम बाकी है। इसके अलावा आंतरिक सज्जा का काम होना है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में भवन निर्माण विभाग ने इसका काम शुरू कराया था। इसके लिए रिम्स फुटबॉल ग्राउंड के पास करीब 3 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। एजेंसी को 2 साल में बिल्डिंग तैयार कर रिम्स को हैंडओवर करना था, लेकिन 10 साल बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इधर पुरानी एजेंसी ने रिम्स प्रबंधन को बिल्डिंग का 20% कार्य पूरा करने के लिए 9 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिस पर शासी परिषद में सहमति नहीं बन पाई थी। जीबी ने बिल्डिंग का अधूरा कार्य पूरा करने के साथ साथ आंतरिक साज सज्जा व उपकरण लगाने के लिए पूर्ण प्रकलन बनाने का निर्देश दिया गया था। फर्नीचर बेड के अलावा एजेंसी को मॉड्यूलेटर ओटी भी तैयार करना होगा। देवघर और तालझारी में छापेमारी, साइबर अपराध में संलिप्त 9 गिरफ्तार, मिले पूरे भारत के 8 क्राइम लिंक। संथाल परगना में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देवघर जिले के 3 थाना क्षेत्र और वासुकीनाथ के तालझारी में छापेमारी कर साइबर अपराध के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इनके पास से 2 कार, काफ़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक व नकद बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना पर जसीडीह थाना अंतर्गत राजाडीह सहित पथरोल थाना क्षेत्र के गोनैया व पत्थरगड्ढा ओपी क्षेत्र के सलमापुर गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 14 मोबाइल सहित 19 सिम कार्ड, 1 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड व 10,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने इन सभी को जेल भेज दिया है। इनके पास से बरामद मोबाइल व सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को पूरे भारत के 8 साइबर अपराध के लिंक मिले हैं। ईडी ने विनोद सिंह व भानु प्रताप को जमीन पर ले जाकर कराया भौतिक सत्यापन। ईडी के समन पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू बजट सत्र छोड़कर शुक्रवार को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ईडी ने सांसद और साहिबगंज के उपायुक्त के डिजिटल डिवाइस से डाटा लिया और विनोद सिंह से पूछताछ की। वहीं राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को बड़गई स्थित जमीन पर ले जाकर मोबाइल से मिले ब्यौरों का सत्यापन कराया। ईडी के अधिकारियों का दल जमीन खरीद बिक्री मामले में रिमांड पर लिए गए राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह को लेकर बड़गई स्थित जमीन पर पहुंचा। विनोद सिंह को भी इस जमीन की जानकारी थी। भानु प्रताप ने भी अपने मोबाइल से मिले आंकड़े के आलोक में भौतिक रूप से इस जमीन को सत्यापित किया। साथ ही यह पुष्टि की कि उसने मुख्यमंत्री सचिवालय से मिले निर्देश के आलोक में इसी जमीन की मापी की थी और उसका विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। ईडी ने विनोद सिंह से उसके मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट के सिलसिले में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपने मोबाइल से मैसेज भेजे जाने की बात मानी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।